Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good. So आज है हमारा सेट नंबर 18 फिजिक्स का एंड या हमारे यहाँ ईडीटी के सेकंड पेपर के जो बैच सेकंड है वो स्टार्ट हो चुका है एंड लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गैस है उसको हमने आइसोथर्मली कंप्रेस किया है टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। हमें निकालना है गामा अगर 1.4 दे रखा है तो प्रेशर ऑफ द गैस कितना होएगा। फैक्टर द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा, यानी कि तो यहाँ पे P2V2 इज इक्वल्स टू P1V1 वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, हमें निकालना है कि बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, कितना प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज हुआ होगा। तो फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल की जो रेशो होती है वो हमें बता देगी कि हाँ इतना सब चीज है। तो पहले वॉल्यूम था V1, बाद में वॉल्यूम हो गया हाफ ऑफ द इट्स वॉल्यूम। पहले अगर V1 है कंप्रेस करने के बाद उसका वॉल्यूम है वो हाफ हो गया, तो इस तरह से तो V1 से V1 कैंसिल हो गया एंड देन 2। तो P2 बाय P1 की जो रेशो है यानी कि फैक्टर ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज्ड बाय विच फैक्टर, तो P2 इज इक्वल टू 2 ऑफ P1, मतलब ट्वाइस हो गया ना उस चीज का। तो जो इसका आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, a gas is compressed adiabatically to half of its volume। अगर एक गैस है वो कंप्रेस हुई है एडियाबैटिकली, हमने गैस को कंप्रेस किया है बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस गिवन गामा इज 1.4। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या फर्क है कि यहाँ पे आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया है एंड यहाँ पे एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया। वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे हीट कांस्टेंट है। ठीक है, एडियाबैटिकली कंप्रेस, तो आइसोथर्मली के लिए कंडीशन है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सिमिलरली एडियाबैटिक के लिए जो कंडीशन है वो P2V2 गामा इज इक्वल्स टू P1V1 गामा। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है। तो बस P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 गामा। इसके अंदर भी वही सेम चीज की गई है, V1 डिवाइड बाई हाफ V1, गामा की वैल्यू है 1.4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 1.4। तो इसका जो हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.64 आएगा। तो इसका फिर ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इन द अबव इक्वेशन इज। एफिशिएंसी क्या होगी हीट इंजन की, ऊपर वाली इक्वेशन में हमें निकालना है। तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अबव क्वेश्चन, तो बेसिकली मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। तो देखो वैल्यूज दे रखी होंगी, T2 की वैल्यू हमारे पास 400 दे रखी है एंड T1 की वैल्यू हमारे पास 500 दे रखी है। ठीक है, ये टेम्परेचर्स की वैल्यू दे रखी है बेसिकली। तो बस हमें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला था 1 माइनस T2 बाई T1। तो T2 मेरे पास है 400 एंड T1 मेरे पास है 500। अगर वो डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखे हो तो उसको पहले केल्विन के अंदर चेंज करना है, अगर केल्विन के अंदर दे रखे तो उसे डायरेक्टली पुट करो। 400 डिवाइड बाई 500, इसका जो आंसर आएगा 1/5 एंड परसेंटेज के अंदर दे रखा है तो इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 20%। 1/5 ऑफ 100 निकालेंगे तो वो 20% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20%। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, फॉर अ common base configuration of PNP transistor IC divided by I is equals to 0.96, then maximum current gain in the common emitter configuration will be। तो maximum current gain निकालना है हमें। तो देखो IC डिवाइड बाय I की I क्या है, इज अ गेन है ना, वो भी कॉमन बेस का गेन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो गेन होता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट मींस जो अल्फा है वो हमें 0.96 दे रखा है, अल्फा में 0.96 दे रखा है, हमें मैक्सिमम करंट गेन निकालना है। तो मैक्सिमम करंट गेन यानी कि बिटा, मैक्सिमम करंट गेन बिटा हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम इन वो भी कॉमन एमिटर में करंट गेन बिटा होता है, कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा होता है। तो अल्फा दे रखा है, बिटा निकालना है।
बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, बीटा और अल्फा के अंदर ये रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है 0.96, 1 माइनस 0.96। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट हो जाएगा 24। फॉर्मूलाज यही है यूज करने। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा फॉर ट्रांजिस्टर, जो केस है अल्फा एंड बीटा का ट्रांजिस्टर, वो कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो अल्फा की जो वैल्यूज होती हैं वो 0.95 से 0.96 के बीच होती है, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। एंड बीटा की वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, लाइक लगभग 900 टू 800 टाइप्स, बहुत बड़ी होती है इसकी वैल्यू, ग्रेटर देन 1 होती है बेसिकली। तो जो अल्फा है तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, ए अल्फा इज इक्वल्स टू बी नहीं, बीटा इज लेस देन 1, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 नहीं। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट है, बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ इट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आती है, देन द सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी, फिर हम सेमीकंडक्टर को क्या कहेंगे, डोनर, एक्सेप्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। उनके कहने का क्या मतलब है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ओपन ओपन लेक्चर भी पढ़ा है इसका। तो देखो वो कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जब वो कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से आती है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो सिलिकॉन है वो कुछ प्योर सिलिकॉन, तो जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, या यू कैन से कि इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, कॉमन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, और कनेक्टिविटी किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई ना। तो जब कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी आती है, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, देन सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखो डोनर, एक्सेप्टर, दे आर इम्प्योरिटीज। एक्सट्रिंसिक जो है वो भी इम्प्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर है, पर इंट्रिंसिक के अंदर जो है कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट है, टू ऑब्टेन्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप्ड प्योर सिलिकॉन विद। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें प्योर सिलिकॉन एटम को किससे अडॉप्ट करना पड़ना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब होल्स का आना, होल्स का आना मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी देख लो, इनमें से कौन सा है, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, जर्मेनियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, डेट इज एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 13, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का काम करेगा ये। ठीक है, अगर यही यहाँ पे एन टाइप होता तो वो पेंटावेलेंट का होता, तो उस अकॉर्डिंग हम चूज कर लेते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, सनलाइट, सोडियम लाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, या फिर लेजर। तो इसमें से देखो सब कुछ लग रहा है कि यार सनलाइट भी हो सकते हैं, सोडियम लाइट भी हो सकते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब तो नहीं हो सकता, तो सनलाइट तो भी हो सकता है, सोडियम लाइट भी हो सकती है, क्योंकि हम लैब्स के अंदर सोडियम लाइट का मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं। बट एक्चुअल में इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लेजर बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। The hologram can be illuminated by the external coherent light called the, जो hologram है उसको हम कैन बी इल्यूमिनेटेड, मतलब होलोग्राम को रिकवर करना, बेसिक इल्यूमिनेट बाहर निकालना, बाय द एक्सटर्नल कोहेरेंट लाइट, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेव, रेफरेंस वेव, रिकंस्ट्रक्शन वेव, इमेज वेव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इल्यूमिनेट करना, बाहर निकालना, होलोग्राम को इल्यूमिनेट करना, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, वही चीज यहाँ पे बताई गई है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेव। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन द ईएम रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। तो बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज हो जाती है जब हम ईएम रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 2480 नैनोमीटर से कम है, शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। द बैंड गैप फॉर द सेमीकंडक्टर इज, हमें बैंड गैप निकालना है, तो बैंड गैप का क्या फॉर्मूला विद द वेवलेंथ वो चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें जो ऑप्शन है वो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी को, मतलब ऑब्वियसली बैंड गैप को, डेल्टा ई विच इज बैंड गैप,
उसको रिलेट करना है वेवलेंथ, तो ये वाला फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द लाइट, velocity of the light you can say 6.61 into 10 minus 34, 3 into 10 power 8 divided by 2480। सभी की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 0.5। इसको सॉल्व करो हमारे पास 0.5 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आर दोस which produce polarized light, rotate the plane of polarization of light, produce double reflection, converts a plane polarized light into circularly polarized light। तो ये चार ऑप्शंस हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है when a ray of unpolarized light is incident on a calcite crystal, it is split up into two reflected rays। जब unpolarized light जो है इंसिडेंट कराई जाती है ऑन अ कैल्साइट क्रिस्टल, इट इज स्प्लिट अप इनटू रिफ्लेक्टेड रेज। द फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन या नन ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो दो ई रे एंड ओ रे में डिवाइड कर देता है ना पर्टिकुलर हमारी अनपोलराइज्ड लाइट को, तो उसको डबल रिफ्लेक्शन बोला जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इन द एससी ऑसिलेशन इज गिवन। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली पूछा टाइम पीरियड, लेकिन एलसी ऑसिलेशन का ऐसा टाइम पीरियड तो हमने फाइंड आउट मतलब एक्सप्रेशन नहीं डिराइव किया हुआ होता। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता है 1/√LC, ठीक है, सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता है। तो ओमेगा क्या होता है 2πf, ठीक है, ओमेगा इज 2πf, तो बस इसको पुट कर दो, यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे 1/2π√LC और टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√LC। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2π√LC। नेक्स्ट है अ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्क करेगा व्हेन एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। emitter junction is reverse bias, collector junction is forward bias, emitter junction is reverse bias, collector junction is reverse bias, emitter junction is forward bias, collector junction is forward bias। तो देखो एमीटर वो जब वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह तब बिहेव करेगा जब एमीटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं एंड कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल। इनमें से कौन सा डिवाइस है ऐसा जो कि इंक्रीज करता है सिग्नल के मैग्नीट्यूड को। रेक्टिफायर, अटेनुएटर, एम्पलीफायर, इन्वर्टर। तो रेक्टिफायर का काम तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अटेनुएटर का भी ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल काम नहीं होता, इन्वर्टर का काम भी नहीं होता इन्वर्ट करना सिग्नल को, इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट करना सिग्नल को, तो इन्वर्ट करना तो मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, तो एम्पलीफायर ही है ऐसा जो कि सिग्नल पे एम्पलीफाई कर देता है, उसको उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। तो अगर आप लोग भी हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं इन ऑर्डर की आपको आपके पेपर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, अपना नेम, आप किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल, ये सब कुछ मार्क करके हमारे इस पर्टिकुलर गिवन नंबर के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मास्टर कैडेट की कोचिंग जो है वो अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स ये हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएस, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो प्लीज जाके लें, एंड अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको डेमो सेशंस देखने हैं तो वो भी हमारे टेट बजर ऐप के ऊपर अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एंड आपको ओपन लेक्चर मिल जाएंगे वहाँ, तो आप डेमोस भी चेक कर सकते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। जो ट्रांजिस्टर है वो एन एम्पलीफायर किस रीजन में वर्क करता है, एक्टिव रीजन, डिप्लीशन रीजन, सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। जो ट्रांजिस्टर है अगर हमने उसको एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफायर वर्क कराना है तो वो एक्टिव रीजन में होगा, यानी कि जो इनपुट है उसको फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर रखना पड़ेगा, जो आउटपुट है उसको रिवर्स बाइसिंग के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को ही हम एक्टिव रीजन बोलते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्टिव रीजन।
अभी नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई ई यानी कि मीटर करंट इन अ ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा 50 दे रखा है एंड आई बी यानी कि बेस करंट हमारे पास 20 माइक्रो एम्पियर इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमें आई ई निकालना है। आई ई बीटा आई बी ऐसा कोई रिलेशन ढूंढो किस फॉर्मूला से रिलेट करेगा। अभी जैसा कि हमें पता है कि आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ पे कलेक्टर करंट के बारे में कुछ दे नहीं रखा है तो हमें कलेक्टर करंट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कलेक्टर करंट एंड बेस करंट के जो रेशो होती है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू आई सी डिवाइड बाई आई बी। ठीक है, एंड आई सी इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आई बी, बीटा का ही होता है रेशो। तो बस ये वाला चीज यूज करो और इस इक्वेशन के अंदर लिख दो आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस बीटा टाइम्स आई बी। आई सी की वैल्यू बीटा टाइम्स आई बी हो जाएगी। देन आई ई इज इक्वल्स टू आई बी कॉमन निकाल लो एंड 1 प्लस बीटा लिख लो। ठीक है, देन आई ई इज इक्वल्स टू आई बी हमारे पास 20 दे रखा है, बीटा हमारे पास दे रखा है 50। ठीक है, बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है। देखो एक और चीज, यहाँ पे 20 हमें एम्पियर्स के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे हमें माइक्रो एम्पियर्स में दे रखा है तो इसको एम्पियर्स में चेंज करो। 20 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो बस 1 प्लस 50 है, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 51। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.02 माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, सो या नेक्स्ट देखते हैं, if the momentum of a particle is increased to 4 times, अगर पार्टिकल के मोमेंटम को हम 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें, डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ मोमेंटम से कुछ इस तरह से रिलेटेड है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। तो अब मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया जाए, या यू कैन से कि एच बाई पी, एम इंटू वी इज अ मोमेंटम ना, एच बाई पी। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं मोमेंटम को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो लैम्डा है वो 1/4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ 1/4 टाइम्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दैट इज 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट है कॉम्पटन शिफ्ट इज गिवन बाय, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है कॉम्पटन शिफ्ट के लिए। एक्चुअल में मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे एम नॉड आएगा, एम ई नहीं था, एम नॉड है सारी जगह पे। ठीक है, एम नॉड, एच बाय एम नॉड सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाइव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करें, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो है ही साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाइव। ठीक है, नेक्स्ट है the Compton shift is maximum when the angle of scattering of the photon is Compton shift, वो कह रहे हैं कब मैक्सिमम होगी, कौन से एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे मैक्सिमम होगी। तो देखो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाइव होता है। ठीक है, तो कॉम्पटन शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो होती है, हम कहते हैं कि अगर एंगल हो तो मैक्सिमम एंगल के ऊपर हो जाती है, लेकिन कॉस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 पे। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो ये जो डेल्टा लैम्डा तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो मतलब 1 तो नहीं है मैक्सिमम वैल्यू कॉस की यहाँ पे, मतलब कॉस की यानी कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू पे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉस जो कॉम्पटन शिफ्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं फाइव को पाई पुट करती हूँ ना तो आती है। देखो फाइव को अगर मैं पाई पुट करती हूँ तो देखो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ पाई क्या होता है -1, तो एच बाई एम नॉट सी 1 प्लस 1 विच इज 2, यानी कि 2h बाई एम नॉट सी। ठीक है, तो मतलब जो कॉम्पटन शिफ्ट की मेरे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू आती है वो किसके ऊपर आ रही है, फाइव के पाई के ऊपर आ रही है। ठीक है, 180 पे आ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ a इज इक्वल्स टू आई कैप x एंड b इज इक्वल्स टू j कैप y, देन इस पर्टिकुलर जो है मतलब ग्रेडियंट ऑफ दिस कितना होएगा, ग्रेडियंट ऑफ a डॉट b कितना होएगा। तो पहले तो देखो a डॉट b से ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका जो ऑप्शन है वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो a की वैल्यू है आई एक्स इंटू जे वाई, तो आई डॉट जे का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 0, आई डॉट आई का 1 होता है, जे डॉट जे का 1 होता है, के डॉट के का 1 होता है, बाकी अगर इनका अलग अलग से करेंगे तो वो 0 आता है।
ठीक है, तो आई डॉट जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ही 0 है, तो फिर ग्रेडियंट का तो सवाल ही नहीं है ना, फिर वो तो 0 ही आ जाएगा। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू -4 पाई रो रिप्रेजेंट, इनमें से हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सवेल इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन या फिर नन ऑफ वो। तो इनमें से ना कोई लैपलेस इक्वेशन है ना मैक्सवेल इक्वेशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ पॉइसन इक्वेशन। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। The displacement current arises due to positive charges only, negative charges only, both positive and negative charge, या फिर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट जब का ना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जब हमें नहीं पता था कि इस तरह से कुछ होता है, तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। 2 कैपेसिटर प्लेट्स लगा दी थी और इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी थी बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, तो इस मैग्नेटिक नीडल में क्या था, नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू हो गई थी। बट मैग्नेटिक फील्ड तो तब आती है जब हमारे पास करंट होता है, बट बिटवीन द इन कैपेसिटर प्लेट्स कोई भी करंट था नहीं, बट फिर भी इनके अंदर जो है नीडल के अंदर मतलब आना शुरू हो गया था डिफ्लेक्शन। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, जो यानी कि कोई ना कोई करंट तो आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रही है। तो उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है बैटरी लगाने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह ग्रेजुअली जनरेट हुई। ग्रेजुअली मतलब ऐसा नहीं एकदम से सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, बल्कि पहले 2 पॉजिटिव चार्ज आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, मतलब इस तरह से ग्रेजुअली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। ग्रेजुअली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जनरेट हुए, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जनरेट हुए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो टाइम वेरिंग थी, मतलब पहले दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर 4 की वजह से, फिर 6 की वजह से, मतलब ऐसे जैसे जैसे चार्ज होता गया कैपेसिटर, वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती गई। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द रेले स्कैटरिंग द अमाउंट ऑफ द स्कैटर लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि रेले स्कैटरिंग के अंदर अमाउंट ऑफ द स्कैटर लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। तो रेले स्कैटरिंग के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो था कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग वो λ4 की पावर से वेरी कर रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि 1/λ की पावर में 4। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड है। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू थी वो किस तरह से थी, तो ये ये कुछ इस तरह से है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं है, म्यू नॉट डी फाई बी बाई डी टी, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, ये इक्वल्स टू के साइन नहीं है यहाँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेट यहीं पे भी ये वाला खत्म हो रहा है। इसके अलावा लाइक आप हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, एंड हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।